हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। एज़ यू नो कि हम ये ब्यूजनिंग पर्लिंग वगैरह सब टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कल्टीवेशन टेक्निक क्या होती है। एज़ यू नो कि हमने पढ़ा था कि एक होता है लोलैंड कल्टीवेशन, एक होता है अपलैंड कल्टीवेशन। अब अपलैंड में तो हमें डायरेक्ट सीडिड करनी थी, उसमें तो कोई एज सच प्रिपरेशन नहीं थी। लेकिन लोलैंड में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। तो ट्रांसप्लांटिंग क्या कर सकते हैं हम, एक तो एज यू नो कि एक यूजुअल सा मेथड होता है जिसमें 25 से 30 डेज़ तक हम नर्सरी प्रिपेयर करेंगे, देन उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे। जिससे क्या होगा, प्लांट काफ़ी ज़्यादा हाइट एक अटेन कर चुका होगा, तो उसको एक ट्रांसप्लांट शॉक लगेगा कि उसको किसी और फील्ड से रूट के साथ उखाड़ के दूसरे में लगाना, एक ट्रांसप्लांट शॉक लगेगा। वो ईजिली अडप्ट नहीं कर पाएगा, उसको टाइम लगेगा। देन अनदर मेथड होता है जिसको बोलते हैं डेपोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। इसमें क्या है कि ये मेथड है जो सबसे पहले कहाँ अडोप्ट किया गया था, फिलीपींस में। और इसी मेथड को मैट नर्सरी मेथड भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं कि इन दिस मेथड सीडलिंग बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 12th डे आफ्टर सीडिंग। ठीक है, एक जो भी मैट वगैरह लिया या फिर जो भी कंक्रीट फ्लोर लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर तब हमने सीडलिंग की है, सीडलिंग नहीं सीड सो किए हैं, उसके 12th डे के बाद ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब इसको करते क्या है, जैसे कि एक ये है, ये बॉक्स लिया, ये हमारा पॉलीथीन का बॉक्स है या फिर कंक्रीट फ्लोर है, कुछ भी है, ठीक है। उसके ऊपर हम एक सोइल का मिक्सचर डाल देंगे, यहाँ पे सोइल का मिक्सचर डाल दिया, ठीक है। देन उसके बाद हम एक दिन के जर्मिनेटेड सीड होते हैं जो, उनको यहाँ पे डालेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, नीचे तो हमने कुछ ऐसा पॉलीथीन वगैरह लिया है, या बनाना लीव्स ले सकते हैं, या इसको ही हम तब ये जर्मिनेट हो जाएंगे 12th डे के बाद, इसको डायरेक्ट उठा के मैट की तरह ऐसे फोल्ड करके भी फील्ड में ले जा सकते हैं। तो हुआ ना ये मैट नर्सरी मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंप्राइजेज राइजिंग ऑफ ए डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल। क्या यहाँ पे जो ये फ्लोर है डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रेट फॉर नर्सरी स्प्राउट सीड, ठीक है, देखो स्प्राउटेड सीड लेने हमें, डायरेक्ट नहीं लेने। तो उसमें क्या होता है, 3 kg पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर स्क्वायर में क्यों है, क्योंकि 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। एज यू नो कि हम 1 हेक्टेयर का सीड रेट लेते हैं, बट इसमें तो हमें नर्सरी प्रिपेयर करनी है, तो 25 से 30 मीटर इनफ है 1 हेक्टेयर के लिए। और 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। देखो इतने से एरिया में नर्सरी उगाई हुई भी इतने एरिया में लग जाएगी। तो इसमें क्या होगा, काफ़ी डेंस सीड हमने सो करने पड़ेंगे, तो 3 kg पर मीटर स्क्वायर लगेगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 1 हेक्टेयर है, उसमें कितने सीड लगेंगे, किसमें, डेपोग में, ठीक है। और वुडन प्लैंक, ट्रेज, कॉन्क्रीट फ्लोर एंड सीड बेड कवर्ड विद पॉलीथीन सीड, तो ये सब चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इसको प्रिपेयर करने में, ओके। और इसमें क्या होगा, जो ये सीड हमने यहाँ पे सो किया है, उसके बाद जो मेन फील्ड में हम ट्रांसप्लांट करेंगे, उसमें जो पर हिल यानी कि एक जगह पे सीड लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हिल। तो इस पे 5 से 6 जो ये सीड होंगे या जर्मिनेट हुए प्लांट होंगे, इनको 5 से 6 पर हिल लगाना ही बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। और अगर नर्सरी में एक साथ बहुत सारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, देखो 3 kg पर मीटर स्क्वायर, तो बहुत ज़्यादा डेंस होगा, तो ज़रूरी है, इसमें चांसेस हो सकते हैं कि प्लांट एक दूसरे से कॉम्पीट करें। तो येलोइश अगर कलर हमें दिखे नर्सरी में ही, मैट नर्सरी प्रिपरेशन करने में, तो वहाँ मैक्सिमम चांस है कि वहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। तो ये था एक सिंपल सा डेपोग मेथड। देन हाइब्रिड राइस, ठीक है। इन लास्ट डिकेड ऑफ 1970 हाइब्रिड राइस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय चाइना। चाइना ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था यूजिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रिस्टोर जीन सिस्टम, ठीक है। ये इस मेथड से इन्होंने, चाइना ने इसको फर्स्ट बनाया था हाइब्रिड को। हाइब्रिड क्या होता है, 2 अगर वैरायटी है, उनके अच्छे जो करैक्टर है उसको एक मिलाना, वही हाइब्रिड होता है। आफ्टर चाइना इंडिया इज़ सेकेंड कंट्री टू कमर्शलाइज हाइब्रिड राइस, ठीक है। ये वाली वैरायटी थी जो सबसे पहले इंडिया में बनी थी चाइना के बाद, लेकिन इंडिया की पहली हाइब्रिड राइस थी। एपी फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन कर्नाटका ने रिलीज़ की, देन MGR
ठीक है, ये भी तमिलनाडु में ही आता है। देन PHB71 इज़ द ओनली हाइब्रिड राइस विच इज़ रिलीज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे काम स्टार्ट किया होता, लेकिन PHB क्या है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की गई वैरायटी है। देन गोल्डन राइस, ये हाइब्रिड राइस का कंसेप्ट। देन गोल्डन राइस टर्म कोइन बाय इंगो पोर्टिक्यूस। ठीक है, इंगो पोर्टिक्यूस ने गोल्डन राइस का कंसेप्ट रखा। कैसे, क्यों रखा? क्योंकि बीटा कैरोटीन रिच, देखो किसी भी प्लांट उसमें फूड में या फिर फ्रूट में अगर गोल्डन कलर कहीं दिख जाए तो ऑलवेज मैक्सिमम चांस है कि वो विटामिन ए रिच सब्सटेंस होगा या फ्रूट होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, बीटा कैरोटीन रिच जीन इंसर्टेड इन राइस। बीटा कैरोटीन, कैरोटीन कलर जो देगा, पिगमेंट होता है इन राइस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको बीटा कैरोटीन रिच जीन इंसर्ट किया गया था। दैट फोर्टिफाइड होता है अलग से उसको न्यूट्रिशन देना, फोर्टिफाइड द विटामिन ए कंटेंट इन राइस। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन के जो रिच जीन थे वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिए, जिसकी वजह से ये जो राइस है गोल्डन कलर का होगा क्योंकि इसमें विटामिन ए का कंटेंट आ गया। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसजेनिक और GM राइस ही क्रॉप होगी। ठीक है, देन उसके बाद अदर जो मेथड है, एक हमने डेपोक पढ़ा है, अब पढ़ेंगे SRI मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, ये किसने दिया था? हेनरी डी लाउले ने इन मेडागास्कर। मेडागास्कर एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो यहाँ जाके ये जो महान इंसान थे इन्होंने ये मेथड डेवलप किया था। क्या है? इट इज़ एन एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इरीगेटेड राइस। इरीगेशन से जो करते हैं राइस का कल्टीवेशन, वो बाय चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट को मैनेज करने की जो टेक्निक है उसको चेंज कर दिया, सोइल को चेंज कर दिया, वाटर और न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है उनको चेंज कर दिया, एंड कल्टिवेटिंग ऑफ राइस विद एज मच ऑर्गेनिक मैन्यूर एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे कि SRI के प्रिंसिपल के साथ ही इसको अडॉप्ट किया जाए। कैसे? रिड्यूस करना प्लांट पॉपुलेशन को। क्यों? अगर चारों ओर से प्लांट पॉपुलेशन रिड्यूस होगी तो एक प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा, जिससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इरिगेशन क्वांटिटी, ठीक है, इरिगेशन ज़्यादा ना दें, ठीक है, इरिगेशन को कम करें, क्योंकि एज यू नो कि राइस एक वाटर लॉगिंग कंडीशन में ही ज़्यादा ग्रो होती है। एंड इम्प्रूविंग सॉइल कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि सीरियल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप नॉर्मली एग्जॉस्टिक क्रॉप होती है कि वो सारा न्यूट्रिएंट ले जाती हैं सॉइल से। बाय यूजिंग लेस और नील हर्बिसाइड और केमिकल्स। अब ठीक है, कम से कम तो हमें हर्बिसाइड यूज़ करने पड़े, कम से कम केमिकल्स यूज़ करने पड़े, तो सॉइल कंडीशन भी मेंटेन होगी। ठीक है, बेनिफिट्स इंक्लूडिंग 20 to 100%, यानी कि अगर आपके एरिया में 3 टन पर हेक्टेयर हो रहा है तो हम इसको 100% कर देंगे कि इसमें 6% टन पर हेक्टेयर होगा। ठीक है, 100% इंक्रीज कर दी एल्ड और मोर इंक्रीज एल्ड। अब 20 से 100 क्या हो सकती है, 200% भी इंक्रीज की जा सकती है, अगर अच्छी कंडीशन हो 300 भी की जा सकती है, कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड जिनकी क्या थी 2 से 3 टन पर हेक्टेयर। ये सोच के साथ इसको लाया गया है। SRI मेनली अडोप्टेड फॉर इरीगेटेड अपलैंड। अपलैंड क्या होता है? जहाँ पानी की नीड नहीं होती है। ठीक है, नीड तो क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है कि राइस लगानी है और वहाँ पानी कम है, तो अपलैंड कंडीशन बोलते हैं उसको। और रेन फेड राइस, ठीक है, रेन फेड भी, जहाँ रेन फेड में ग्रो किया जाता है, एज वेल एज अदर क्रॉप सच एज। ऐसा नहीं कि SRI मेथड सिर्फ वीट इसके लिए, राइस के लिए कैपेबल है ग्रो कराने में, ये अदर जो क्रॉप है उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, लाइक वीट हो गया, शुगर केन, मिलेट, मस्टर्ड। ठीक है, SRI इज़ मोर फिजिबल फॉर फार्मर हु हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में क्या है, ये प्रोडक्शन यील्ड ज़्यादा आएगी तो ये बेनिफिशियल ही है। एंड नीड टू गेट द हाईएस्ट यील्ड पॉसिबल फॉर देयर अवेलेबल लैंड। इन SRI वाइड स्पेस प्लांटिंग, ठीक है, 25 से 25 सेंटीमीटर ये प्लांटिंग होनी चाहिए मेन फील्ड में। ठीक है, एक अगर यहाँ है तो एक 25 पे इधर, इधर भी और इधर भी, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। एंड आर अडोप्टेड एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ यंग सीडलिंग 2 लीफ स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 लीफ स्टेज आने पर ही वो कब आ जाएगी, 8 से 12 डेज ओल्ड होने पे वो आ जाएगी। ठीक है, नर्सरी एरिया क्या है, 100 मीटर स्क्वायर। देखो SRI, S, S, सो,
100, ठीक है। तो 100 मीटर स्क्वायर SRI में चाहिए विद सीड रेट ऑफ 2 kg एकड़ पर एकड़ और 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। तो 5 kg पर हेक्टेयर, ये याद रखो। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो 2.5 2 के लिए, तो 2.5 के लिए 1 एकड़ के लिए 2 kg, यानी कि हाफ के लिए एकड़ के लिए हाफ kg 1 kg होगी, ठीक है। तो वही इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 kg पर हेक्टेयर आ जाएगा। तो देखो 5 kg पर हेक्टेयर, वो भी किसके लिए, 1.5 जो एकड़ हो जाते हैं, बस 5 kg। और हमने क्या पढ़ा है डेपोग मेथड में भी, ठीक है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर हमने एरिया लिया है और उसमें पर मीटर स्क्वायर कितना था, 3 kg था पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ कितना 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ये यहाँ पे इतना ही यूज करने से SRI मेथड बेटर यील्ड देगा। तो इसमें भी वही है ना, SRI मेथड ट्रांसप्लांटिंग का टाइम देखा गया 8 से 12 डेज पे अगर हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वही है, ट्रांसप्लांटिंग सोक कम लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि पानी तो इतना देना ही नहीं है, ठीक है, कम ही रखना है। जब लगे कि ज़्यादा ऐसे सूखापन आ रहा तब दे दो थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे जो रूट होगी उसको तो पानी की नीड है, वो रूट क्या करेगी, और डेप्थ तक जाएगी ताकि उसको कहीं न्यूट्रिएंट और वाटर मिल जाए, तो अच्छे से प्लांट इस्टेब्लिश होगा। अब अच्छे से प्लांट इस्टेब्लिश होगा तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही। एंड देन सेकंड थिंग, इसका मेरिट क्या होगा कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन, जितनी भी राइस की शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि अर्ली स्टेज पे इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो उनको शॉक नहीं लगेगा। तो अर्ली ड्यूरेशन की वैरायटी हैं जो अर्ली ग्रो हो जाएंगी उनके टाइम के अकॉर्डिंग। एल्स अगर हम दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे तो उनको ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगेगा, पहले तो वो शॉक से ऊपर आएंगे, उभर के आएंगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेरिट हो गए। एज़ यू नो कि हमें हायर यील्ड का पता चल गया, क्योंकि इसमें जो रूट और लीव्स है वो टिलर ग्रोथ अच्छे से होगी, क्योंकि सिंगल सीडलिंग पर हील हमें यहाँ पे लगानी है, ठीक है। और इतनी स्पेसिंग होगी और पानी भी कम देना, तो रूट अच्छे से डेवलप होंगी टू गेट न्यूट्रिएंट। तो इसका हायर यील्ड का यही रीज़न है। बट इसके कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं, यानी कि कुछ कमियां भी हैं। इतनी सारी चीज़ें मेज़र करके करनी होगी तो वहाँ पे लेबर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये क्या है, एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। और इसके अंदर वाटर तो इतना यूज़ करना नहीं, तो अपलैंड की कंडीशन हो जाएगी तो वहाँ पे वीड की अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। बट इसमें जो वीड को हटाने के लिए एक अलग ही वीडर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कोनो वीडर, ठीक है। ये था हमारा SRI मेथड। देन उसके बाद प्रोसेसिंग होती है राइस के अंदर। फर्स्ट प्रोसेसिंग है, इसमें क्या करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ राइस में, सबसे पहले पैडी होगी, ठीक है, फील्ड में। फिर उसके बाद हस्क्ड राइस में उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। हस्क्ड राइस क्या होता है, बीच में ग्रेन और चारों ओर उसके जो छिलका होता है, उन दोनों को क्या बोलते हैं एक साथ, हस्क्ड राइस। फिर इसकी डी हस्किंग की जाएगी कि ये हस्क अलग हो गया और हमारा राइस अलग चला गया, ठीक है। उसके बाद ये ब्राउनिंग ऑफ राइस की जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक ब्राउन राइस में एक एल्यूरोन की लेयर होगी जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट ठीक है, इसको वाइटिश करने के लिए ये किया जाता था कि अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ से जो एल्यूरोन की लेयर है वो हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाइट राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्राउन राइस से वाइट राइस कन्वर्ट करना ही मिलिंग बोला जाता है। और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, पहले तो एल्यूरोन लेयर को हटाया जाता है। अगर ये हट गई उसके बाद इसके अंदर पॉलिशिंग की जाती है अच्छे से। इसके जो भी छोटे थोड़े बहुत से इसके अंदर क्या रह गए होंगे, वेरी फाइन ब्राउन क्लिंगिंग टू मिल राइस, उनको भी रिमूव करके स्मूथनिंग करना ही पॉलिशिंग ऑफ राइस बोला जाता है, ठीक है। तो जो एल्यूरोन की जो लेयर अबो होती है राइस में, उसमें क्या होता है, विटामिन B12 होता है मेनली। विटामिन बी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके टाइप होते हैं, विटामिन B1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो विटामिन B12 जिसको कोबलामिन बोलते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करता है। RBC की फॉर्मेशन की कौन करता है, विटामिन B12। और क्या होता है पर्टिकुलरली थायामीन। थायामीन क्या होता है, विटामिन B1 को साइंटिफिकली थायामीन बोलते हैं, जिसकी एग्जैक्ट जिसकी वजह से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है,
देखो बी के काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 B2 B3 ऐसे, लेकिन B1 होता है थायमिन, उसी से उसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। तो जो भी ये वाले राइस खाएगा, मिलिंग वाले राइस, उसमें तो चांसेस क्या 100% चांस है कि उसके अंदर विटामिन बी की कमी होगी और बेरी रोग इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद पॉलिशिंग ऑफ राइस ये हमने सब पढ़ लिया। इसके बाद देन पार बॉइलिंग ऑफ राइस, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होगी। ये हस्क्ड राइस है जो, इसको डीहस्किंग नहीं करनी है, इसी को यहाँ पे जो स्टीम है वो उसके अंदर रखा जाएगा, जिससे राइस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फूल सी जाएगा, है ना, उसके अंदर मॉइस्चर गेन कर लेगा वो, बट उसके ऊपर का जो हस्क है वो हट जाएगा। और क्या होगा इस प्रोसेस में, जो ये एल्यूरोन की लेयर के ऊपर बी विटामिन बी था, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, राइस के ऊपर लेयर पे नहीं होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा ये राइस में। तो क्या हो गया, कंजर्व हो गया ना ये इसके अंदर। तो अब ये जो पार बॉइलिंग प्रोसेस से जो राइस बना है, क्या उसमें विटामिन बी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें हटा ही नहीं एल्यूरोन की लेयर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार बॉइलिंग राइस, और ये पार बॉइल प्रोसेस होती है। फॉर्म ऑफ स्टार्च, देख इन व्हाइल द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्टार्च इज चेंज टू एन अमोर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन तो हमें पता है एक फॉर्म में होना है, जैसे कि एल्यूरेन स्टार्टिंग में पढ़ा हमने कि ऊपर होता है राइस के जो ऊपर वाली लेयर, उसके बाद अमोर्फस फॉर्म में अंदर की तरफ चला गया। अमोर्फस क्या होता है, जिसको कोई स्ट्रक्चर और शेप होती ही नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ इरिवर्सिबल स्वेलिंग, स्वेलिंग की वजह से, एंड फ्यूजन ऑफ स्टार्च। ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्टार्च हो गया। तो ये होता है पार बॉइलिंग। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। सोइंग टाइम ऑफ ओस या फिर ऑन्टम राइस। ऑन्टम, ऑन्टम क्या होता है, जब इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो ओस क्या होता है, जब इसको सो किया जाता है, तो ओस राइस बोला जाता है। अप्रैल मई में सोइंग की जाती है इसकी। ठीक है, उसके बाद सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस, नवंबर दिसंबर या जनवरी में। जो सबसे पहले स्टार्टिंग कब होती है ईयर की, जनवरी से स्टार्ट होती है। तो ये समझ लो ये 3 टाइप के, बोरो और ओस और एक और होता है। देन बोरो राइस सबसे पहले सो किए जाते हैं कब, जनवरी, या फिर जनवरी फेब या नवंबर या दिसंबर में। फिर आगे तब हार्वेस्टिंग सीजन आता है, मई टू जून, तब इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद बोरो राइस की कंसेप्ट था। उसके बाद क्या याद करोगे कि और मई जून में हार्वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो ओस या फिर ऑन्टम बोलते हैं जिसको, वो ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, अप्रैल या मई या जून के टाइम। तो इनको हार्वेस्ट कब बोलेंगे, कर लेंगे सितंबर या अक्टूबर में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है अमन राइस, अमन ऐसे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली वही होता है जो हम लगाते हैं जून जुलाई के टाइम, जो खरीफ सीजन में रियलिटी में लगाया जाता है। उसके बाद इसको नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। राइस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, पैनिकल। इन्फ्लोरेसेंस क्या मतलब होता है, फ्लावर की अरेंजमेंट होना। देन राइस इज ए टाइप ऑफ प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। जो खरीफ की सीजन है, शॉर्ट डे प्लांट किस बेस पे होता है कि फोटो पीरियोडिज्म की, जब फ्लावरिंग आती है तब कितनी डे लाइट की रिक्वायर्ड होती है। तो तब फ्लावरिंग आती है तब तो लगभग सर्दियाँ ही आ चुकी होती हैं, तो उस टाइम तो शॉर्ट डे हो जाते हैं हमारे। तो ये सारी खरीफ सीजन की क्रॉप शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस की ऑप्टिमम क्या है, लोअर क्या है और मीडियम सा क्या है, उन सबको ऐड करके हम एक टेम्परेचर लें तो उसको बोलते हैं कार्डिनल, जो कि 30 से 32 डिग्री होता है। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस क्या होता है, 65 से 66%। इसको कैसे निकालते हैं, ये जो डी हल्ड राइस हो गए, यानी कि हल जिन पे से हट गया, हस्क जिन पे से हट गया, डी हल्ड राइस। और उससे पहले जो पैडी थी, ये बाई में ये पैडी का वेट लेके इंटू 100 करके इसको निकाला जाता है। तो ये 60 से 65 होता है। फ्रूट ऑफ राइस क्या होता है, कारियोप्सिस। वाइडली यूज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट कहाँ दिया जाता है, रिड्यूस जोन के अंदर। ठीक है, ओके। देन इसमें 20% नाइट्रोजन होती है, और जैसे सल्फर है इसके अंदर 24% सल्फर होता है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड एज यू नो कि एसिड कंडीशन को अच्छे से सहन कर लेता है, तो 4 से 6 पीएच इसका होता है। मैट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड टू क्रॉप पैडी से, हमने जैसे पढ़ा। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस का 21 होता है, और वैसे 25 ग्राम होता है अदर से पैडी का। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर राइस क्या, बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज क्या कौन सी थी, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो गई थी। बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस क्या, एजोला। और एक और है जो कि अगर बिना इरिगेशन की कंडीशन में हम यूज करें, एजोटोबैक्टर। ठीक है,
सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन डेपोग मेथड हमने पढ़ा था, एग्जैक्ट 12th डे पे हो जाती है, तो 11 से 14 डेज के बीच में ले सकते हो। मोस्ट डोमिनेंट वीड क्या है? एक्निकोला स्पीसीज। हमने 2 टाइप की पढ़ी थी, एक जिसको बार्नयार्ड बोलते थे, एक जिसको कोलोनम या फिर वाइल्ड राइस बोला जाता था। 2 टाइप की पड़ी थी, यही मोस्ट डोमिनेंट है। वाइट आई ऑफ राइस ड्यू टू आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाता है, वाइट आई डेवलप हो जाती है। द गैस एमिट फ्रॉम राइस फील्ड क्या होती है? मीथेन। क्या होती है ये? मीथेन, जो ओजोन लेयर को भी इफेक्ट करती है। एक्वाइची डिजीज क्या होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मेनली सल्फर की जो टॉक्सिसिटी है उससे। अभी तक हमने पढ़ा जो डेफिशिएंसी है वो सिर्फ वाइट आई में है, एल्स तो टॉक्सिसिटी से ही या फिर ज़्यादा अमाउंट होने से ही मिलेगी जो भी डिजीज है। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन द राइस क्रॉप बाय डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? हम जैसे कि NO3 इस फॉर्म में अगर इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे क्रॉप में के अंदर, तो वो ऐसे N2 की फॉर्म में लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर वाटर लॉग्ड कंडीशन में एक रिड्यूस जोन क्रिएट हो जाता है, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस फर्टिलाइजर से ऑक्सीजन ले जाते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके इसका फिर ये गैस होने पे तो हवा में उड़ जाएगी, तो डीनाइट्रिफिकेशन से मैक्सिमम लॉस होता है। देन पैरा एंड उतेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू विच क्रॉप? पैरा और उतेरा वही है कि रिले क्रॉपिंग के सिस्टम में जो किया जाता है। पार बॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व द विटामिन B12। एज यू नो विटामिन B को ही कंजर्व करती है वो। सीड रेट इन डेपोग मेथड फॉर राइस 3 to 4 kg पर मीटर स्क्वायर, बट हमने 3 kg पढ़ा था, तो ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपोग मेथड में 25 से 30 था, और अगर इसमें नहीं दिया तो SRI में कितना था? देखो SRI, ये S क्या 5 जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो 5 kg पर हेक्टेयर, और 100 SRI 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो इनफ है 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, देखो सभी 100 S5 ये एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहे हैं तो इजीली याद हो जाएंगे। मिराकल राइस ऑफ इंडिया क्या है? जया। जया किसका क्रॉस है? ठीक है, किसका क्रॉस है? TN1 जो सबसे पहले प्रिपेयर की थी। देन ताइवान में, ताइवान की देख, ताइवान नेटिव 1 एंड T141 जो कि इंडिया में ही थी एक पॉपुलर वैरायटी, तो इन दोनों को क्रॉस से जया थी। अगर वही मैं इसको T141 आगे कर दूं और TN1 पीछे कर दूं तो इससे कौन सी वैरायटी तैयार होगी? पद्मा। ठीक है, ये 2 वैरायटी तैयार होती है, लेकिन सबसे पहले जया आई थी जिसने TN1 या फिर IR8 मिराकल राइस ऑफ वर्ल्ड था जो, ठीक है, उन सबको सरप्लस कर दिया था क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी थी और अच्छा प्रोडक्शन था। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन राइस DG वूजिन है। स्पेसिंग फॉर राइस सोविंग ऑफ सीडलिंग। ठीक है, मेन फील्ड में हम इतनी स्पेस रखेंगे, प्लांट रो टू रो एंड देन प्लांट टू प्लांट। खैरा डिजीज़ क्या है? जो हमने पीछे पढ़ी थी, खैरा डिजीज नर्सरी स्टेज पे आती है, ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी होती है। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी से होती है। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स, ठीक है, किससे होती है? कॉपर डेफिशिएंसी। देखो ये यूनिक सा पॉइंट है, इसको याद रखना। ए राइस ग्रेन इज सेड टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग इफ इट इज 7 mm और मोर। ठीक है, 3 देन 3 to 5, 5 to 6 देन 6 to 7 देन 7 से अबो, ऐसे इनको क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। 3 वाला सबसे शॉर्ट होता है, देन 3 से 5 क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा, देन 5 से 6 क्या हो जाएगा? थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, देन 5 से 6 क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, और 7 से वो जितना भी चला जाएगा वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा, ये वाले हो जाते हैं। सो ये था हमारा राइस के बारे में, कल्टीवेशन, ऑल दैट। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। और जो ये बुक हम पढ़ रहे हैं वो वैसे तो है नेमराज सुंडा, बट इसके अंदर अगर नहीं कवर किया गया जो मैं बातें बोल के बता रही हूँ, वो अरुण कात्यान बुक होगी या फिर गूगल वगैरह से सर्च करके मैं सब क्लियरली बता रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।